स्टूडेंट्स, अभी तक जो हम लोगों ने डिस्कशन किया है, जो कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम हमने देखा है, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, उसमें हमने देखा है कि हमने वैसे सिस्टम लिए थे जिनके मास क्या रहते थे, कांस्टेंट। ओके, मास रहते थे कांस्टेंट। अब बात ये निकल के आता है कि वैसे सिस्टम का क्या होगा जिनका मास कांस्टेंट नहीं रहता है। तो हम अब वो सिस्टम पढ़ने जा रहे हैं। इसके अंदर क्या होता है कि मान लो ये सिस्टम है, तो या तो इसके अंदर मास इंटर कर रहा होगा या इसके अंदर से मास लीव कर रहा होगा, बाहर जा रहा होगा। इसका क्या एक एग्जांपल हो सकता है, देखो तुमने रॉकेट देखा होगा, जो रॉकेट ऊपर जा रहा होता है उसके अंदर से पीछे ऐसे आग जलता रहता है ना, तो उसमें क्या होता है कि ये जो हॉट गैसेज होते हैं, जो हॉट गैस रहता है वो बाहर जाता रहता है, एस्केप करता रहता है, सिस्टम को लीव करता रहता है। इस कारण से क्या होता है कि ये जो हमारा रॉकेट था उसका मास लगातार डिक्रीज करता जाता है, लगातार डिक्रीज करता जाता है। तो इस वाले केस में हमको क्या करना पड़ेगा, हम लोगों को एक थ्रस्ट फोर्स का कॉन्सेप्ट देखेंगे। ठीक है, थ्रस्ट फोर्स, इसको हम एफ टी से दिखाते हैं। तो क्या होगा, जो सारे जो मास के ऊपर जो मेन मास जो था उसके ऊपर जो ऑल अदर फोर्स लग रहे थे, मान लो ये मास एम था, इसके ऊपर मान लो कोई भी बाकी जो फोर्स लग रहे थे उन सब के अलावे एक एडिशनल फोर्स लगाना पड़ेगा और उस फोर्स का नाम होता है थ्रस्ट फोर्स। तो थ्रस्ट फोर्स कितना होता है, तो इसका मान होता है v रिलेटिव, यानी एक तो रिलेटिव वेलोसिटी लेंगे और dm बाई डी टी। dm बाई डी टी का क्या मतलब हुआ, d बाई डी टी का मतलब होता है चेंज। तो dm यानी मास में चेंज बटे dt यानी टाइम में चेंज। यानी हम क्या बोल सकते हैं कि जो हमारा dm बाई डी टी है उसको हम क्या पढ़ सकते हैं, ये है रेट ऑफ चेंज ऑफ मास विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। अब देखो, या तो ये प्लस में रहेगा, मास बढ़ रहा होगा, या मास घट रहा होगा, तो हम प्लस माइनस dm बाई डी टी लगा दिए। अब बात आता है कि चलो ये जो v रिलेटिव लिखे हो वो क्या है, तो ये है वेलोसिटी ऑफ मास गेन्ड और मास इजेक्टेड, किसके रिस्पेक्ट में, तो रिलेटिव टू मेन मास। जो पहले मेन वाला जो मास था उसके रिलेटिव देखेंगे, किसका मास, या तो मास गेन हो रहा होता तो जो गेन हुआ उसका वेलोसिटी, या मास बाहर जा रहा है उसका वेलोसिटी। ठीक है, देखो ये जो होता है तुम्हारा जो थ्रस्ट फोर्स होता है ये कहाँ से डिराइव होता है, तो ये थ्रस्ट फोर्स डिराइव होता है कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम इन एब्सेंस ऑफ एनी एक्सटर्नल फोर्सेस। क्या बोले हम, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम इन एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस। कैसे, इसको देखो, ये हमारे पास क्या है, ये एक मास है जिसका मास था m, उसका जो वेलोसिटी था वो था v। मान लो कुछ समय अंतराल, कितना समय अंतराल, टाइम इंटरवल dt, छोटा सा टाइम इंटरवल तुमने dt लिया, तो इसका मास घट के हो गया m माइनस डी एम। इसका मास क्या हो गया, घट के m माइनस डी एम, और इसका जो वेलोसिटी था वो हो गया v प्लस डी वी के बराबर। समझ गए, तो इसका मतलब है कि ये जो पहले मास m था और उसमें से dm कम हो गया है, तो वो dm कहाँ गया, तो dm बाहर चला गया, dm क्या इजेक्ट हो गया, तो वो ये छोटा सा मास है dm जो बाहर चला गया है, और ये जो बचा हुआ मास है वो कितना है, m माइनस डी एम, जिसका वेलोसिटी है v प्लस डी वी। अब बात आता है कि ये जो dm है वो इजेक्ट हो रहा है किस वेलोसिटी से, तो v
आर वेलोसिटी से। वी आर क्या है? तो अब बात आता है कि देखो कि वी आर जो है वो किसका है? वो है रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ डी एम। किसके रिस्पेक्ट में? विथ रिस्पेक्ट टू एम माइनस रिलेटिव वेलोसिटी जो है ये, तो इसका जो मान लो एम माइनस डी एम। तो अब बात आता है कि जो इसका वेलोसिटी था वो कितना था? तो v प्लस डी वी के बराबर था। ठीक है, v प्लस डी वी के बराबर था। तो बात आता है कि इसका अगर हम एब्सोल्यूट वेलोसिटी निकालें, एब्सोल्यूट वेलोसिटी निकालें किसका? dm का, तो तुमको पता है v रिलेटिव बराबर होगा वेलोसिटी ऑफ मास जो dm है वो माइनस जिसका रिस्पेक्ट में था वो v प्लस डी वी। तो अगर तुम एब्सोल्यूट वेलोसिटी निकालोगे dm का तो वो कितना हो जाएगा? तो माइनस वाला उधर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा वी आर प्लस v प्लस डी वी के बराबर। ये हो गया एब्सोल्यूट वेलोसिटी ऑफ dm। अब हमारे पास दो मास हैं जिसके हमको वेलोसिटी पता है अलग अलग। तो अब हम लगाएंगे कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ पे कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है। तो इसका मतलब क्या होगा कि जो इनिशियल मोमेंटम है वही फाइनल मोमेंटम हो जाएगा। तो इनिशियली हमारे पास मास कितना था m और वेलोसिटी कितना था v, बराबर होगा फाइनल कितना मास है? तो एक तो मास है dm जिसका एब्सोल्यूट वेलोसिटी है v रिलेटिव जोड़ v जोड़ dv, और एक और मास है उसका मान है m माइनस डी एम जिसका वेलोसिटी है v प्लस डी वी। अब इन सबको गुना करके बाहर निकालो तो तुम्हारे पास आएगा एम वी इज इक्वल टू एम वी प्लस एम डी वी माइनस डी एम वी माइनस डी एम गुने डी वी प्लस डी एम वी प्लस वी रिलेटिव गुने डी एम प्लस डी एम डी वी। ये कट गया, तो कट के तुम देखोगे कि तुमको आएगा कि m गुने जो डी वी आएगा वो आ जाएगा माइनस वी रिलेटिव गुने डी एम। अब हमको कुछ नहीं करना है, जस्ट एक डी टी से डिवाइड करना है। यहाँ तक आगे तुम आगे बढ़ो। तो यहाँ पे हमको क्या करना है कि यहाँ पे तो m गुने जो डी वी था उसमें एक डी टी से डिवाइड कर दो, इज इक्वल टू आ जाएगा वी रिलेटिव गुणे माइनस डी एम बाई डी टी, दोनों साइड डी टी से डिवाइड कर दिया। तो देखो डी वी बाई डी टी क्या होता है? एक्सेलरेशन है। तो m गुने डी वी बाई डी टी को हम बोल देंगे थ्रस्ट फोर्स। क्यों? क्योंकि ये जो वेलोसिटी के कारण m डी वी बाई डी टी को बोल देंगे थ्रस्ट फोर्स। तो ये बराबर क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा वी रिलेटिव गुने माइनस डी एम बाई डी टी। अब एक बात ध्यान दो कि ये जो माइनस डी एम था वो क्या था? माइनस डी एम बाई डी टी क्या था? ये वो रेट था जिससे मास कम हो रहा था, रेट एट विच मास इज इजेक्टिंग, यानी कि जो बाहर जा रहा था। जैसे पहले m था, m से dm हो गया dt टाइम में, तो dm बाई dt। ये बात समझ गए? तो अब बात निकल के आता है कि इसके आधार पे हमारे को कौन कौन से प्रॉब्लम देखने को मिलते हैं। तो हम देखेंगे कि प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू वेरिएबल मास, उसको हम 3 स्टेप में सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहला स्टेप ये है कि तुमको मेक ए लिस्ट ऑफ ऑल द फोर्सेस, तुमको सारे फोर्स का लिस्ट बनाना है जो कि किस पे एक्ट कर रहा है? एक्टिंग ऑन द मेन मास। पहले सारा मास लिख लो कि कौन कौन सा फोर्स मेन मास पे कौन कौन सा फोर्स लग रहा है, लगा दो फ्री बॉडी डायग्राम। दूसरा काम क्या करना है कि एक एडिशनल फोर्स, एक एक्स्ट्रा फोर्स लगाना है। कौन सा एक्स्ट्रा फोर्स? थ्रस्ट फोर्स लगाना है इसी मास के ऊपर, जिसका मैग्नीट्यूड क्या होगा? तो जिसका मैग्नीट्यूड होगा वी आर गुने प्लस माइनस डी एम बाई डी टी। और ये प्लस माइनस क्यों आ रहा है? क्योंकि हमको पता है कि ये मास जो या तो कम हो रहा होगा या ऐड हो रहा होगा, ये दो ही केस हो सकता है।
अब ये जो फोर्स है तो इसका कुछ ना कुछ डायरेक्शन होगा, तो वो डायरेक्शन क्या होगा? देखो जो डायरेक्शन होगा, डायरेक्शन इज गिवन बाय डायरेक्शन ऑफ v रिलेटिव। ठीक है, कब? जब मास, व्हेन मास इज इंक्रीजिंग, जब मास बढ़ रहा हो सिस्टम का तो v रिलेटिव के डायरेक्शन में लगा देना इस फोर्स को, और जब मास डिक्रीज हो रहा हो, मास इज डिक्रीजिंग, तो क्या करना? थ्रस्ट फोर्स का जो डायरेक्शन होगा वो डायरेक्शन होगा निगेटिव वी आर के डायरेक्शन में, यानी रिलेटिव वेलोसिटी के अपोजिट। अब जो हमारा तीसरा स्टेप होगा वो ये होगा कि हमको नेट फोर्स फाइंड करना है। फाइंड द नेट फोर्स ऑन द मास। तो नेट फोर्स निकालोगे और फिर अप्लाई क्या करना है तुमको कि जो नेट फोर्स होगा वो होगा मास गुने डी वी बाई डी टी के बराबर, एम गुने ए जो बोलते हो ना, मास गुने एक्सेलरेशन, ये हो गया। जहाँ पे एम क्या है? तो ये मास है एट दैट पर्टिकुलर इंस्टेंट, जब हम ये इक्वेशन लगा रहे हैं उस समय पे, दैट पर्टिकुलर इंस्टेंट पे जो मास है वो। अब हम देखेंगे कि इसी कॉन्सेप्ट का यूज़ कैसे हम रॉकेट के प्रोपल्सन में करते हैं। ठीक है, तो मान लो कि तुम्हारे पास ये एक रॉकेट है, ठीक है, जिसका जो इनिशियल मास है, यानी जब t इजकल टू 0 पे टाइम जब देखना शुरू किए तो इसका मास जो है वो कितना है? वो है mo, और जो इसका इनिशियल वेलोसिटी है वो है u। ये जो वेलोसिटी है वो कितना है? रॉकेट का वेलोसिटी u। अब मान लो ये रॉकेट को तुमने पीछे आग लगा दिया, फायर कर दिया, तो अब ये उड़ रहा है रॉकेट। तो मान लो किसी भी टाइम t इजकल टू टी पे देख रहे हो तो इसका जो मास हो गया है वो m हो गया है और वेलोसिटी कितना हो गया है? v के बराबर। ठीक है, तो अब देखो इस रॉकेट से जो एग्जॉस्ट हो रहा है, यानी जो गैस बाहर जा रहा है, उसका जो एग्जॉस्ट का वेलोसिटी है वो कितना है? तो वी आर के बराबर है। यहाँ तक समझे? अब आगे देखो, अब मास ऑब्वियसली रॉकेट है तो कम होगा, तो मास जो है वो डी एम बाई डी टी के रेट से कम हो रहा है समय के साथ में। मास जो डी एम बाई डी टी होगा उसको हम क्या बोल सकते हैं? तो ये है मास ऑफ द गैस इजेक्टेड पर यूनिट टाइम। और वी आर हमने क्या लिया है? तो हमने लिया है ये है कि एग्जॉस्ट का वेलोसिटी ऑफ द गैसेज, यानी गैस जिस वेलोसिटी से बाहर आ रहा है। ठीक है, अब देखो थ्रू आउट जो जर्नी है हमारे, जो रॉकेट की जो पूरा समय जो यात्रा है, थ्रू आउट जो रॉकेट का जर्नी है उसमें हम मास जिस रेट से जा रहा है और कम हो रहा है तो माइनस लगा दिए, और ये जो रिलेटिव वेलोसिटी है एग्जॉस्ट का, इसको हम कांस्टेंट एज्यूम करते हैं। तो अब हम क्या करेंगे? किसी भी समय t इजकल टू टी के लिए इसके लिए इक्वेशन लिखते हैं। तो सबसे पहला इसके ऊपर क्या लगेगा? तो देखो तुमको हमने बताया था कि जब मास डिक्रीज हो रहा हो, मास डिक्रीज हो रहा हो तो थ्रस्ट किधर की तरफ लगता है? देखो मास डिक्रीज हो तो थ्रस्ट रिलेटिव वेलोसिटी के उल्टा लगता है, माइनस डायरेक्शन में। तो यहाँ पे भी मास कम हो रहा है तो जो थ्रस्ट फोर्स लगेगा, पहला देखो v रिलेटिव किधर है? डाउनवर्ड्स दिख रहा है तुमको, नीचे की तरफ जा रहा है। तो थ्रस्ट फोर्स किधर लगेगा? ऊपर की तरफ लगेगा, अपवर्ड्स। ये बात समझे? तो पहला फोर्स तुमको लिखना है कि थ्रस्ट फोर्स कितना होगा। तो थ्रस्ट फोर्स जो होगा ऑन रॉकेट वो कितना लगेगा? तो थ्रस्ट फोर्स का फार्मूला हमने लिखा है v रिलेटिव गुणे माइनस डी एम बाई डी टी। और ये किधर की तरफ? तो
ऊपर की तरफ अपवर्ड्स, ये पहला फोर्स हो गया। दूसरा फोर्स क्या लगेगा, मान लो रॉकेट का खुद का वेट भी तो नीचे की तरफ लगेगा, तो ये मास अगर इस समय पे m है तो नीचे की तरफ एक लगेगा mg फोर्स। तो हम लोग जो दूसरा फोर्स लिखेंगे, यहाँ तक लिख लो आगे, तो जो दूसरा फोर्स है हमारे पास वो क्या होगा, होगा हमारा वेट ऑफ द रॉकेट। रॉकेट का अपना वेट कितना होगा, वो mg। किधर की तरफ लगेगा, नीचे की तरफ, डाउनवर्ड्स। तीसरा होगा, हम देखते हैं कि जो नेट फोर्स कितना आ गया इसके ऊपर, नेट फोर्स ऑन रॉकेट क्या आया। तो तुम देख रहे हो कि थ्रस्ट फोर्स ऊपर की तरफ लग रहा है। देखो गैस पीछे की तरफ निकल रहा है था, तो थ्रस्ट फोर्स ऊपर लग रहा है उल्टा, क्योंकि वेट कम हो रहा है। और mg वाला जो था वो नीचे लग रहा था। तो नेट फोर्स अगर देखोगे, अगर ये रॉकेट ऊपर की तरफ जा रहा है तो ऑब्वियस बात है ऊपर वाला फोर्स नीचे वाले फोर्स से ज़्यादा लगेगा, तभी ऊपर की तरफ जाएगा। तो ये आ जाएगा थ्रस्ट फोर्स माइनस वेट यानी mg। तो थ्रस्ट फोर्स कितना था, v रिलेटिव गुणे माइनस dm/dt माइनस mg, ये आ गया तुम्हारा नेट फोर्स। और जो हमने स्टेप देखा था उसमें जो नेक्स्ट स्टेप ये होता था कि हम जो है जो नेट फोर्स होता था उसको हम बोल देते थे मास गुने नेट एक्सेलरेशन ma। यानी हम लोग एफ ए को बोल देंगे F/m, फोर्स बराबर मास गुने है। तो ए को क्या लिख सकते हैं, dv/dt, वेलोसिटी का एक्सेलरेशन को तो ये लिख ही सकते हैं dv/dt। यही हो जाएगा फोर्स बाय मास। फोर्स नेट कितना आया था, v रिलेटिव माइनस dm/dt डिवाइडेड बाय मास माइनस mg डिवाइडेड बाय मास। मास से डिवाइड हो गया, मास यहाँ नहीं कटेगा, m रहेगा ही, ये कट जाएगा। तो यहाँ से आ जाएगा हमको, यहाँ से हम देख रहे हैं आ जाएगा कि जो dv/dt आ रहा है वो आ रहा है v रिलेटिव बाय m गुने dm/dt का निगेटिव में माइनस g, ये आ रहा है। अब देखो यहाँ से फिर हम क्या करेंगे, तो ये आ जाएगा, यहाँ भी dt वहाँ भी dt, तो दोनों उसको उधर भेज दो। तो dv बराबर हो जाएगा माइनस v रिलेटिव dm/m, dt कट गया, अब माइनस आ जाएगा g गुने dt। अब तुम क्लियर देख रहे हो कि इंटीग्रेशन बनने का आसार नज़र आ रहा है। तो सबसे पहले टाइम कितना था, 0 से लेके t टाइम में। मास कितना था, तो mo से लेके m तक। और वेलोसिटी कितना था, तो शुरू में u था, फाइनल हो गया v। ये लिमिट लगाना सीखे, ये नहीं सीखे तो दोबारा से देखो। टाइम dt तो 0 से t, मास तो mo से m, क्योंकि शुरू में मास mo था, बाद में m हो गया। वेलोसिटी u से v, इंटीग्रेट कर दो तो dv को आ जाएगा v, एक बार u रखोगे एक बार v रखोगे, इज इक्वल टू माइनस v रिलेटिव dm/m का इंटीग्रेशन हो जाएगा ln m के बराबर। इसमें एक बार mo रखना है एक बार m रखना है, माइनस g। और dt का इंटीग्रेशन हो जाएगा t, और एक बार 0 रखोगे एक बार t रखोगे तो t ही बचेगा। तो यहाँ से आ जाएगा, एक बार यहाँ पे v रखो माइनस u, लिमिट रख दिए, इक्वल टू आ जाएगा माइनस v रिलेटिव, एक बार रखोगे ln m माइनस ln mo, समझे। तो क्या आ जाएगा, ln माइनस में वो बट्टा हो जाता है mo/m आ जाएगा। कब, जब यहाँ पे प्लस बना दोगे तब। क्यों, क्योंकि ऐसे तो रखोगे तो पहले m रखाएगा माइनस ln mo, तो m/mo आएगा, लेकिन चूंकि एक बाहर माइनस था तो उसको अंदर ले लेंगे तो mo/m आ जाएगा माइनस g इंटू टी। यहाँ तक पहुँचे तुम। अब यहाँ से बात निकल के आता है कि इसी को सिंप्लीफाई कर लोगे तो हमको v का मान मिल गया u माइनस जी टी जोड़ v रिलेटिव ln mo/m। ये इक्वेशन हमको प्राप्त हो चुका है। तो अब बात आता है कि जो कुछ नोट पॉइंट क्या हो सकते हैं यहाँ पे। पहला किए कि जो थ्रस्ट फोर्स है वो होता है v रिलेटिव गुणे माइनस dm/dt, ये फार्मूला हमने देखा।
ये किधर की तरफ लगा, अपवर्ड्स की तरफ लगा। क्यों? क्योंकि जो भी रिलेटिव है, भी रिलेटिव जो था वो डाउनवर्ड्स था, यानी मास क्या हो रहा था, कम हो रहा था, यानी जो dm/dt था वो क्या था, निगेटिव था, इसीलिए हमने एक माइनस का साइन लगाया था। अब दूसरा एक केस है कि मान लो कि ग्रेविटी को इग्नोर कर दिया जाए, ग्रेविटी को हमने कर दिया इग्नोर, यानी g का मान रख दिया है 0, और रॉकेट का जो इनिशियल वेलोसिटी था u का मान, उसको ले लो 0। तो इस जो इक्वेशन हमने बनाया है उसमें रख दोगे तो v बराबर आ जाएगा v रिलेटिव ln mo/m। और ये एक स्पेशल केस है जहाँ पे हमने किसको इग्नोर कर दिया है, ग्रेविटी को। ये बात समझ में आ रहा है क्या बोला जा रहा है? चलो, तो ये था हमारा वेरिएबल मास का कॉन्सेप्ट। अब हम देखेंगे इसके आधार पे एक सवाल। वो सवाल क्या है हमारे हाथ में? क्वेश्चन नंबर 11.14। ए रॉकेट सेट फॉर वर्टिकल फायरिंग, रॉकेट को ऊपर की तरफ फायर किया जा रहा है, वेज 50 kg एंड कंटेंस इतना kg ऑफ फ्यूल। रॉकेट के अंदर ईंधन भरा हुआ रहता है और रॉकेट का खुद का भी कुछ न कुछ मास होता है। तो रॉकेट का अपना वेट जो था वो 50 किलो का था और इसके अंदर जो फ्यूल था वो था 450 किलो का। इट कैन हैव अ मैक्सिमम एग्जॉस्ट वेलोसिटी ऑफ 2 किलोमीटर पर सेकेंड, यानी एग्जॉस्ट का वेलोसिटी था VR, वो कितना है, वो है 2 किलोमीटर पर सेकेंड। व्हाट शुड बी इट्स मैक्सिमम रेट ऑफ फ्यूल कंजम्पशन, जो फ्यूल का कंजम्पशन होगा, खर्चा होगा, उसका मैक्सिमम रेट क्या होगा। यानी बोल रहा है कि dm/dt का मैक्सिमम मान क्या हो सकता है। 3 केस में निकालना है ये चीज़ तुमको। पहला दे दिया है कि टू जस्ट लिफ्ट इट ऑफ द लॉन्चिंग पैड, रॉकेट को उसके लॉन्च पैड से जस्ट ऊपर उठाना है, तब कितना होगा। दूसरा बोल रहा है कि टू गिव इट एन इनिशियल एक्सेलरेशन ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यानी रॉकेट का शुरुआती एक्सेलरेशन है 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और तीसरा बात बोला जा रहा है, यानी आगे जो दूसरा पार्ट है क्वेश्चन का उसमें बोलता है कि व्हाट विल बी द स्पीड ऑफ रॉकेट व्हेन द रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ फ्यूल इज 10 किलो पर सेकेंड। दूसरे वाले पार्ट में बोल रहा है कि dm/dt का मान दे दिया है 10 किलोग्राम पर सेकेंड आफ्टर होल ऑफ द फ्यूल इज़ कंज्यूम्ड, और उस समय पे पूछा जा रहा है जब पूरा फ्यूल क्या हो गया है, कंज्यूम हो गया है, खर्चा हो गया है। जी का मान भी दे दिया है 9.8। अब देखो ये क्वेश्चन हमको पूरा कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी दे देगा। सबसे पहले हम इसका फर्स्ट पार्ट देखेंगे जहाँ पे बोला गया है कि इसको जस्ट लिफ्ट इट ऑफ कराना है, यानी इसको जस्ट ऊपर उठाना है लॉन्चिंग पैड से। तो उस समय पे क्या होगा, तो नीचे का फोर्स बराबर ऊपर का फोर्स, थ्रस्ट फोर्स ऐसा लगा दो। तो नीचे कौन सा वेट, खाली वेट लगता है mg, और थ्रस्ट फोर्स क्या होगा, v रिलेटिव गुने रॉकेट है तो फ्यूल खर्चा हो रहा तो माइनस dm/dt। यानी यहाँ से आ गया तुमको माइनस dm/dt का मान ही निकालना था, वो कितना आ गया mg डिवाइडेड बाय v रिलेटिव, मान रख दो। मास कितना है रॉकेट का, मास जो है कितना है, तो मास है 450 और जोड़ 50, यानी टोटल कितना 500 किलो, गुने जी का मान है 9.8 डिवाइडेड बाय रिलेटिव वेलोसिटी दिया हुआ था 2। ध्यान दो ये केजी था, ये मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में था, और यहाँ किलोमीटर है तो मीटर में बदलना पड़ेगा। तो किलोमीटर को 1000 से गुना कर दो तो ये आ जाएगा मीटर पर सेकेंड। यहाँ से आंसर तुमको आ जाएगा 2.45 किलोग्राम पर सेकेंड। ये बात समझ में आया।
ये तो आ गया चलो कि जस्ट लिफ्ट ऑफ कराना है। दूसरा पार्ट है कि इसके पास में एक इनिशियल एक्सेलरेशन है 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि ये जो तुम्हारा रॉकेट है वो ऊपर की तरफ उसका एक्सेलरेशन का मान दे दिया है कितना, 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ऊपर की तरफ फोर्स कौन सा लगेगा, थ्रस्ट। नीचे की तरफ कौन सा लगेगा, mg। याद करो न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन अपना एक ही तरीका था। एक्सेलरेशन की डायरेक्शन में फोर्स कितना, ft, माइनस उल्टा डायरेक्शन में फोर्स कितना, mg, इज इक्वल टू मास गुणे एक्सेलरेशन। ये इक्वेशन लग जाएगा। थ्रस्ट फोर्स कितना आया था अपने पास, यहाँ से हमको क्या निकालना है, तो थ्रस्ट फोर्स आया था v रिलेटिव गुणे माइनस dm/dt माइनस mg इज इक्वल टू m गुणे a। तो इसमें तुमको मान मिल जाएगा, हमको dm/dt का मान निकालना है। तो यहाँ से आ जाएगा माइनस dm/dt इज इक्वल टू ma प्लस mg, ये यहाँ चला गया, डिवाइडेड बाय v रिलेटिव। मान रख दो यहाँ पे ma। तो मास कितना था इसका 500 कॉमन आ गया। एक्सेलरेशन का मान है 20, g का मान है 9.8, डिवाइडेड बाय v रिलेटिव कितना था 2000 मीटर पर सेकेंड, क्योंकि 2 किलोमीटर पर सेकेंड था तो इसको 2000 रख दो। यहाँ से आंसर आ जाएगा तुमको 7.45 किलोग्राम पर सेकेंड। dm/dt का मान हमको निकालना था। अब पार्ट बी है क्वेश्चन का, उसमें क्या दिया हुआ है। पार्ट बी में दिया है कि स्पीड क्या होगा रॉकेट का अगर dm/dt का मान दे दिया है 10 किलोग्राम पर सेकेंड, और उस समय पे जब पूरा फ्यूल कंज्यूम हो गया है। तो हमको दे दिया है dm/dt का मान कितना, 10 किलोग्राम पर सेकेंड। एक बात बताओ, अगर 1 सेकेंड में फ्यूल कितना खर्चा हो रहा है, 10 किलो। हमारे पास फ्यूल था कितना, 450 किलो। कितना समय लगेगा, 45 सेकेंड। तो इसका मतलब है हमको टाइम का मान कितना दे दिया है, 45 सेकेंड। ये तो दे ही दिया है, ये सोचने की बात है अपने पास। अब बात निकल के आता है हमारे पास कि हमको निकालना है क्या चीज़, हमको निकालना है वेलोसिटी का मान क्या होगा। तो वेलोसिटी का हमने इक्वेशन लिखा था u माइनस जी टी। याद करो u प्लस ए टी से ये आता है। एक एडिशनल टर्म लग जाता है v रिलेटिव गुने ln mo/m। यहाँ पे mo इनिशियल मास है, m जो है फाइनल मास है रॉकेट का। तो इनिशियल वेलोसिटी कितना था रॉकेट का, 0। g का मान कितना है 9.8, टाइम कितना है 45, ये आ गया, प्लस v रिलेटिव कितना है 2000 मीटर पर सेकेंड, ln mo शुरू में मास कितना था तो 500 किलो था, बाद में फ्यूल खर्चा हो गया 450 तो बचा 5, तो आ जाएगा ln 10। तो यहाँ से ये सॉल्व होकर आ जाएगा, तुमको सॉल्व करना आना चाहिए। माइनस 4 4 1 जोड़ 4605.17, यहाँ से आंसर आ जाएगा 4.164 किलोमीटर पर सेकेंड। अगर मीटर से पर सेकेंड में लिखें तो 1000 से गुना कर दो, 4164.17 मीटर पर सेकेंड। तो ये सॉल्व करो, ये सब क्वेश्चन तुम अपने से सॉल्व करो। हम कॉन्सेप्ट बताते हैं ताकि तुम इस तरीके के दूसरे क्वेश्चन सॉल्व कर सको, बट इसका ये मतलब नहीं है कि तुम देख के आगे बढ़ जाओ, समझे। चलो, तो इस तरीके से हमने वेरिएबल मास का जो कॉन्सेप्ट था वो देखा। अब हमारे पास निकल के आता है कॉन्सेप्ट जिसको हम बोलते हैं लीनियर इम्पल्स। क्या बोलते हैं, लीनियर इम्पल्स। तो बात होता है कि लीनियर इम्पल्स क्या है। देखो, मान लो कि एक मास था m, ठीक है, इसके ऊपर एक फोर्स लगने लगा F, जो कि फोर्स कैसा है, कांस्टेंट है। इसका इनिशियल वेलोसिटी जो था इस मास का u था, और चूंकि फोर्स लगने लगा इसीलिए इसका फाइनल वेलोसिटी मान लो बढ़ के हो गया v। फोर्स कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन भी कांस्टेंट होगा। फोर्स क्या होता है, मास गुने एक्सेलरेशन, ठीक है। अब तुमको पता है v बराबर होता है u प्लस ए टी,
यानी ए टी बराबर क्या होगा, भी माइनस यू। ए क्या होता है, एफ बाई एम, यानी हो जाएगा एफ बाई एम गुने टी इज इक्वल टू भी माइनस यू। यानी एफ गुने टी बराबर हो जाएगा एम गुने भी माइनस यू। ध्यान दो कि एफ गुने टी यानी एक कांस्टेंट फोर्स था यहाँ पे, जो कि टाइम टी के लिए एक्ट किया इस बॉडी के ऊपर, जिसके कारण इसका शुरू में वेलोसिटी u था तो ये मोमेंटम होगा एम यू, और फाइनल भी तो फाइनल मोमेंटम एम भी। यानी f गुने टी क्या आया, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम एफ टी। फाइनल माइनस इनिशियल होता है चेंज इन मोमेंटम, और इसी को हम बोल देते हैं इम्पल्स। क्या बोल देते हैं, एफ गुने टी को इम्पल्स। क्या होता है एफ गुने टी, इम्पल्स। इसको किससे दिखाते हैं, कैपिटल जे से। तो अगर हम बात करें कि जो इम्पल्स है जे ऑफ द फोर्स, हमारे पास फोर्स है, वो किसके बराबर होता है, तो वो होता है चेंज इन लीनियर मोमेंटम। ये बात समझ में आया। यानी जे बराबर क्या होगा, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, और वही क्या होगा, फोर्स गुने टाइम के बराबर। समझ गए बात। अब बात निकल के आता है कि इंस्टेंटेनियस इम्पल्स किसको बोलते हैं। कॉन्सेप्ट आता है जिसका नाम है इंस्टेंटेनियस इम्पल्स। देखो, कई ऐसी घटनाएं होती हैं जिसमें जो फोर्स होता है एक्ट्स फॉर अ शॉर्ट टाइम, बहुत ही छोटे समय के लिए लगता है। जैसे बैट जब बॉल को हिट करता है, छक्का मारने के लिए जब बैट से बॉल टच करता है, इस केस में देखो कि फोर्स का जो मैग्नीट्यूड है वो बड़ा होता है और वो बहुत ही छोटे समय के लिए लगता है, क्योंकि बॉल और बैट का जो संपर्क है वो बहुत ही कम समय के लिए होता है। इसलिए अब देखो कितना फोर्स लगा बॉल के ऊपर, ये बताना थोड़ा मुश्किल होता है। लेकिन इस केस में जब भी इंस्टेंटेनियस केस होता है जिसमें फोर्स बहुत शॉर्ट टाइम के लिए लगता है, उसमें हम लोग बॉल जो था हमारे पास उसका फाइनल और इनिशियल मोमेंटम से हम बता सकते हैं कि उसके ऊपर कितना इम्पल्स लगा होगा। समझ रहे हो। तो जे बराबर क्या होगा, एफ गुने टाइम। टाइम बहुत छोटा है तो उसको डी टी लिख दो, एफ गुने डी टी। तुमको पता है डी टी को अगर पूरे टाइम के लिए इंटरवल में लगाएं तो ये हो जाएगा एफ डी टी। अब वही क्या हो जाएगा, चेंज इन मोमेंटम यानी डेल्टा पी, यानी फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। तो ये बात समझ में आ रहा है। तो तुमको पता है जब भी कोई ऐसा जे बराबर दिया गया है एफ गुने डी टी, तो तुमको पता है कि इसको अगर फोर्स और टाइम ग्राफ दिया हो तो एफ डी टी का मतलब क्या होता है कि जो इम्पल्स होगा वो इसके एरिया के बराबर होगा। लिख लो कॉपी में कि अगर तुम्हारे पास फोर्स और टाइम का ग्राफ दिया हो, उसका अगर तुम एरिया लोगे तो तुमको क्या मिलेगा, तुमको इम्पल्स मिलेगा उस टाइम इंटरवल के बीच में। समझ रहे हो। अब जब भी तुमको ये होगा क्या बोलते हैं मोमेंटम, इम्पल्स, ये सब तुमको अभी निकालने आना चाहिए। तो अब देखो इसके आधार पे हम क्या करेंगे कि अगर मान लो ये हमने देख लिया, मान लो मास क्या है, कांस्टेंट है, ठीक है। मास को अगर हम कांस्टेंट लेते हैं, पहला केस ये बनता है इस वाले सिचुएशन में कि मान लो तुम्हारा जो फोर्स था वो कांस्टेंट हो, तो फोर्स कांस्टेंट है, तुमको
टाइम इंटरवल दिया हुआ है। टाइम इंटरवल मतलब क्या? फाइनल माइनस इनिशियल, ये दिया हुआ है टाइम का मान। तो जो इम्पल्स होगा वो क्या होगा? चेंज इन मोमेंटम, यानी पी फाइनल माइनस पी इनिशियल। ठीक है, तो इस केस में क्या होगा? चेंज इन लीनियर मोमेंटम, ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा इम्पल्स के बराबर। कैसे निकालोगे? तो निकाल लोगे, तुम्हारा जो कांस्टेंट फोर्स दिया था उसको जो टाइम इंटरवल दिया था उससे गुना कर दोगे उससे। दूसरा केस क्या हो सकता है? दूसरा केस ये हो सकता है कि फोर्स जो दिया हो टाइम के रिलेटिव में चेंज हो रहा हो, फंक्शन ऑफ टाइम दिया हो। तो कैसे निकालोगे? तो जो तुम्हारा इम्पल्स है, लीनियर जो भी इम्पल्स बोलते हो, वन डायमेंशनल मोशन हो तो लीनियर इम्पल्स बोला जाता है, वो निकाल सकते हो तुम लोग। कैसे? इंटीग्रेट कर दो। ठीक है, कैसे? ये भी फिर से क्या होगा? एफ डी टी के बराबर होगा। टाइम के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कर दो, समझे? ये भी किसके बराबर होगा? चेंज इन लीनियर मोमेंटम के। तीसरा पार्ट क्या हो जाएगा? केस 3, कि अगर तुमको फोर्स भर से टाइम का ग्राफ ही दे दिया हो, तो अगर तुमको लीनियर इम्पल्स बताना है तो फोर्स टाइम ग्राफ में क्या कर लोगे? तो एरिया अंडर एफ टी ग्राफ विथ टाइम एक्सिस, टाइम वाले एक्सिस के साथ। मान लो ये एफ ग्राफ है, ये टी ग्राफ है, तो ये वाला जो एरिया होगा वो क्या दे देगा तुमको? लीनियर इम्पल्स का मान। अब एक बात इसमें समझने की है कि हम लोग लीनियर इम्पल्स, ये भी जो होता है वर्ड, जब भी हम इम्पल्स का बात करेंगे, ठीक है, जनरली जब हम इम्पल्स का बात करेंगे तो ये तब यूज होता है, यूज व्हेन लार्ज फोर्स, फोर्स क्या है? लार्ज है, और जो एक्ट कर रहा है फॉर ए शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम, फॉर ए शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम। बट हमने जो भी इक्वेशन ऊपर डिस्कस किए हैं, इक्वेशंस, ये कैन बी यूज्ड इवन इफ द इंटरवल इज, टाइम का जो इंटरवल है वो लार्ज रहे, तब भी इसका यूज किया जा सकता है, जो भी हमने इक्वेशन देखा है। तो इसके आधार पे कुछ क्वेश्चंस देख लो ताकि तुमको और क्लियर हो जाए कि बात क्या चल रहा है। क्वेश्चन है, एक बॉल है जिसका मास दे दिया है 200 ग्राम, उसको ऊपर की तरफ 30 मीटर पर सेकेंड से प्रोजेक्ट कर दिया है 30 डिग्री विथ हॉरिजॉन्टल। मास कितना था? एम 200 ग्राम। जो इनिशियल वेलोसिटी था वो था 30 मीटर पर सेकेंड, हॉरिजॉन्टल से 30 डिग्री पे फेंक दिया गया है। कॉन्सेप्ट ऑफ इम्पल्स का यूज करके बता रहा है कि फाइंड करो चेंज इन वेलोसिटी इन 2 सेकेंड। 2 सेकेंड के अंदर चेंज इन वेलोसिटी यानी v फाइनल माइनस v इनिशियल बताओ। अब हमको पता है कि हम जब भी इम्पल्स का थ्योरी लगाते हैं, इस वाले बॉल के ऊपर हमारा जो फोर्स लग रहा है वो एक ही फोर्स है। वो फोर्स कांस्टेंट फोर्स क्या है? वेट है इसका जो नीचे की तरफ लग रहा है, कितना है? mg, ये लगेगा। इस कारण से तुम जानते हो कि mg यानी जो फोर्स है उसको अगर टाइम इंटरवल से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो ये इम्पल्स का मान आ जाएगा। तो इम्पल्स का मान कितना आ जाएगा? mg गुने टाइम। अब तुमको पता है कि ये जो इम्पल्स होता है वो होता है मास mv माइनस mu, यानी चेंज इन मोमेंटम, यानी फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। मास कांस्टेंट है तो मास बाहर आ जाएगा तो v माइनस यू, ये हो जाता है j। लेकिन हमको क्या बताना है? हमको v माइनस यू का मान बताना है। तो v माइनस यू बराबर हो जाएगा यहाँ से j बाई एम। j का मान कितना है? f गुने t बाई एम। मान रख दो, f क्या था? f था mg गुने टाइम बाई एम। यहाँ से जो हमारा v माइनस यू का मान आ गया वो आ गया g इंटू टी के बराबर। g का मान यहाँ पे 10 दे दिया है, t का मान 2 सेकंड दिया है,
आंसर आ जाएगा 20 मीटर पर सेकेंड v माइनस यू का मान, ठीक है, जो कि नीचे की तरफ लगेगा, डाउनवर्ड्स। यहाँ तक समझने में कोई तकलीफ? काफ़ी आसान था कि जे का मान हम लोग पी एफ माइनस पी आई के बराबर लगा दिए। अब हमारे पास एक और क्वेश्चन है, क्वेश्चन पढ़ो तुम, कि एक टाइम वेरिंग फोर्स दिया हुआ है F इजकल टू 2T, जिसका पार्टिकल पे एक्ट कर रहा है, पार्टिकल ऑफ मास कितना है 2 kg का, किधर की तरफ मूव कर रहा है, एक्स एक्सिस की तरफ मूव कर रहा है। वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल जो है पहले t इजकल टू 0 पे पीछे की तरफ था, कितना था 4 मीटर पर सेकेंड निगेटिव एक्स की तरफ। फाइंड द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल एट एंड ऑफ 4 सेकेंड। सिंपल सा बात है, फोर्स हमको दिया है 2 इंटू टी, यानी फोर्स डिपेंड कर रहा है टाइम पे, यानी फोर्स जो है वो है फंक्शन ऑफ टाइम। तुमको बताए थे कि जब फोर्स फंक्शन ऑफ टाइम हो तो जे का मान होता था इंटीग्रेशन एफ गुने डी टी, सही बात है। यही हो जाता था चेंज इन मोमेंटम के बराबर, यानी पी फाइनल माइनस पी इनिशियल के बराबर, यानी मास गुने वी फाइनल माइनस वी इनिशियल के बराबर। तो यहाँ से जो तुम्हारा एफ डी टी है, तो एफ डी टी क्या आ जाएगा, फोर्स का मान था 2T इंटू डी टी। टाइम कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, तो 0 से लेके 4 सेकेंड तक जा रहा है, ये हो गया, बराबर हो जाएगा मास, मास कितना है 2 किलो गुने वी फाइनल, वी फाइनल निकालना है हमको, वी इनिशियल कितना था, उल्टा तरफ में था 4, तो यानी ये हो जाएगा -4। तो यहाँ से तुम आंसर निकाल दो, तो ये हो जाएगा 2, तो ये आ जाएगा 2T स्क्वायर, टी डी टी का इंटीग्रेशन है टी स्क्वायर 0 से लेकर 4 में इजिकल टू 2 गुने वी फाइनल प्लस 4। यहाँ से आंसर आ जाना चाहिए तुमको, जब 16 रखोगे तो 2 गुने 16, 16 आ गया इजिकल टू 2 गुने वी एफ प्लस 4, 2 से 2 चला गया। तो जो वी एफ का कहाँ पे प्रॉब्लम है, तो ये आंसर भी जो इनिशियल था वो था -4, ठीक है, भी इनिशियल जो था वो था -4। तो यहाँ से तुम कह सकते हो ये वाले इक्वेशन से कि भी जो फाइनल आएगा वो आ जाएगा 1/m गुने इंटीग्रेशन एफ डी टी, एम चला गया माइनस नहीं प्लस वी आई, कैलकुलेशन करो थोड़ा सा, आ जाएगा 1 मास है 2 एफ डी टी, तो 2T डी टी, 2 बाहर आ जाएगा टी डी टी, यानी टी स्क्वायर बाई 2, यहीं पे गलती कर दिया था हमने, टी स्क्वायर बाई 2 नहीं किया था, वो गलती था यहाँ पे। तो ये जैसे आ जाएगा यहाँ पे 2, तो यानी 8 बराबर हो जाएगा वी एफ प्लस 4, तो वी एफ का मान आ जाएगा 4 के बराबर। तो ये आ गया +4 आया, यानी हमने एक्स डायरेक्शन को माइनस माना था, तो +4 मतलब पॉजिटिव एक्स के तरफ आएगा। तो काफ़ी आसान सा एक क्वेश्चन है। अब तीसरा पार्ट कैसा क्वेश्चन हो सकता है हमारे पास, कि एक पार्ट एफ टी ग्राफ दे दिया, फोर्स और टाइम के बीच में ग्राफ दे दिया। क्वेश्चन कहता है कि एक पार्टिकल है जिसका मास 2 किलो है, जो पहले रेस्ट पे था, यानी यू का मान दे दिया 0, मास दे दिया 2 किलो 2 kg। एक फोर्स लगना शुरू होता है पार्टिकल में किसी एक डायरेक्शन में, जिसका मैग्नीट्यूड टाइम के साथ बदलता जा रहा है। फोर्स का पहले मान था 0, बाद में बढ़ के 2 सेकेंड पे जाके 10 हो गया, 4 सेकेंड पे भी 10 ही रहा, 6 सेकेंड पे 20 हो गया, और फिर अल्टीमेटली यहाँ पे आके फोर्स का मान 0 हो जाता है। ग्राफ को देख के पता चला, ये फोर्स टाइम ग्राफ दे दिया है। हमको बोल रहा है कि वेलोसिटी बता दो 10 सेकेंड के बाद, यहाँ पे इसके बाद तुमको पता है कि जो इम्पल्स होता है, इम्पल्स क्या होता है, इम्पल्स बराबर होता है चेंज इन लीनियर मोमेंटम, और वही क्या होता है, वही होता है एरिया अंडर एफ गुने टी का ग्राफ। तो चेंज इन लीनियर मोमेंटम यानी क्या, मास गुने फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी इज इक्वल टू एरिया निकालने तुमको आना चाहिए। पहला ये त्रिभुज है, फिर ये है, फिर ये है, ऐसे करके तुमको एरिया निकालने आना चाहिए। तो इसको हम 3 भाग में बांट देते हैं एरिया को। पहला ये छोटा वाला त्रिभुज, कितना होगा इसका एरिया, हाफ गुने बेस है 2, ऊंचाई है 10, ये हो गया। फिर ये इतना दूर का ले लेते हैं पूरा,
तो इसका 2 से लेके 6 में लंबाई कितना है आयत का 4 के बराबर, गुणे ऊंचाई कितना है 10 के बराबर, जोड़ एक वाला ये वाला जो त्रिभुज है दूसरा त्रिभुज उसका ऊंचाई कितना है 10 से 20 में ये है 10, अब बेस कितना है 2, तो फिर से आ जाएगा जोड़ हाफ गुणे बेस है 2 गुणे ऊंचाई है 10, जोड़ फिर से ये बड़का वाला त्रिभुज, तो जोड़ हाफ गुणे आधार कितना है तो 6 से लेकर 10 तक में 4 गुणे ऊंचाई है 20 हो 2। तो जब एरिया निकालोगे तो तुमको एरिया निकल के आ जाएगा कितना आ जा रहा है, देखो एरिया आ जाएगा 10, यहाँ पे 10 प्लस 40 प्लस 10 प्लस 40 कितना ये हो जाएगा कितना आंसर आ जाएगा ये 100 के बराबर आ जाएगा एरिया। तो एरिया जब आ गया तो इसी को हम इम्पल्स के बराबर रख देंगे, इसी को हम रख देंगे मास गुने फाइनल वेलोसिटी नहीं पता, इनिशियल पता था रेस्ट पे था, इज इक्वल टू 100। मास कितना है दे दिया 2, तो 2 इधर आ जाएगा डिवाइड हो जाएगा, फाइनल वेलोसिटी आ जाएगा 50 मीटर पर सेकेंड। तो इस तरीके से ये सवाल सॉल्व किया जा सकता है अगर तुम एरिया निकालने तुमको आता है त्रिभुज का तो। अब एक इसी के आधार पे हमारा एक आखिरी सवाल हम लोग इम्पल्स के लिए कर रहे हैं, जिसमें दिया है कि बुलेट जिसका मास दे दिया है 10 किलो स्ट्राइक करता है एक ऑब्स्टेकल को और मूव्स एट 60 डिग्री टू इट्स ओरिजिनल डायरेक्शन। क्या हुआ कि मान लो ये एक बुलेट था, ठीक है, वो जा रहा था, ठीक है, कितने से जा रहा था तो 20 मीटर पर सेकेंड से जा रहा था। इसका जो स्पीड था वो 20 मीटर पर सेकेंड से 10 मीटर पर सेकेंड हो जाता है। तो बोलता है कि इम्पल्स कितना लग रहा है बुलेट पे ये बता दो। तो पहले कितना जा रहा था, मान लो 20 मीटर पर सेकेंड जा रहा था, यहाँ पे ये किसी से टकरा गया और टकराया तो अपने जो ओरिजिनल डायरेक्शन था, मान लो ये प्लस एक्स एक्सिस की तरफ जा रहा था, उससे अब कितने एंगल पे जाने लगा ये 60 डिग्री का डिविएशन हो गया और इनिशियल वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड था, फाइनल कितना हो गया 10 मीटर पर सेकेंड। तो हमको बोलता है कि इम्पल्स कितना लग रहा है वो बता दो। अब ध्यान दो, ध्यान क्या दोगे, ध्यान ये दो कि पहले इसका वेलोसिटी केवल एक्स डायरेक्शन में था, बाद में इसका वेलोसिटी जो है ये 10, इसके 2 कंपोनेंट हो जाएंगे, एक इधर के तरफ आ जाएगा 10 गुने कॉस 60 डिग्री और एक इस डायरेक्शन में आ जाएगा 10 गुने साइन 60 डिग्री, क्योंकि इसके वेलोसिटी के 2 कंपोनेंट हो जाएंगे, ठीक है। अब बात आता है कि इम्पल्स, तो इम्पल्स एक तो इधर की तरफ आएगा पैरेलल डायरेक्शन में, क्योंकि एक्स डायरेक्शन में भी वेलोसिटी का मान चेंज हुआ है, तो इसको मान लो हम J1 बोल दें। और वाई डायरेक्शन में पहले इसके पास कोई वेलोसिटी नहीं था, अभी आ गया है, तो इसका मतलब वाई में भी मोमेंटम में चेंज आया है, यानी इम्पल्स तो वाई में भी लगेगा, जिसका मान हमने J2 लिख दिया। अब ये वेक्टर है तो जो नेट इम्पल्स आएगा वो रिजल्टेंट इम्पल्स जो आएगा J, वो आएगा अंडर रूट J1 का स्क्वायर जोड़ J2 का स्क्वायर। इस तक समझने में तो कोई दिक्कत है नहीं, वेक्टर से आता ही है। तो अब बात आता है कि सबसे पहले निकालोगे J1 का मान। J1 क्या होगा, मास गुने V फाइनल माइनस V इनिशियल, किस डायरेक्शन में, एक्स डायरेक्शन में। मास कितना था 10 गुणे -3, एक्स डायरेक्शन में पहले वेलोसिटी कितना था +20, ठीक है, नहीं बाद में वेलोसिटी फाइनल ना, तो फाइनल वेलोसिटी एक्स डायरेक्शन में कितना हो गया है, तो फाइनल जो वेलोसिटी है एक्स डायरेक्शन में वो कितना हो गया है वो बताना है हमको। और तो ये आ जाएगा मास गुने 10 cos 60 डिग्री ये है, और इनिशियल वेलोसिटी कितना है तो माइनस, इनिशियल भी उसी डायरेक्शन में था, तो ये हो जाएगा 20 के बराबर। तो जैसे ये तुम J1 निकालोगे तो आ जाएगा तुमको 15 गुने 10 के पावर -3 न्यूटन सेकेंड। देखो इम्पल्स का यूनिट होता है फोर्स गुने टाइम, फोर्स का यूनिट न्यूटन, टाइम का सेकेंड, तो न्यूटन सेकेंड। अब आता है J2 कितना आएगा, फिर से वही बात, मास गुने V फाइनल माइनस V इनिशियल। मास कितना है 10 की पावर -3 kg। फाइनल वेलोसिटी वाई डायरेक्शन में कितना है, माइनस वाई डायरेक्शन में है, तो हम लोग ले लेंगे। देखो एक बात देखो, अगर हमने ये V फाइनल माइनस इनिशियल लिया तो ये J1 इधर की तरफ हमको लेना पड़ेगा, समझे क्या, प्लस इधर है। अगर हम J1 इधर की तरफ दिखा रहे हैं तीर बना के, ड्राइंग बना के, तो हमको एक माइनस लगाना पड़ेगा यहाँ पे।
हमको वैल्यू रखना है सिंपली, ये तुम एरो के डायरेक्शन पे मत जाओ, तुम सिंपली देखो कि जो मोमेंटम होता है वो होता है मास गुने फाइनल माइनस इनिशियल। फाइनल वेलोसिटी कितना था यहाँ पे एक्स डायरेक्शन में 10 cos 60 डिग्री, माइनस जैसे तुम 20 करोगे ना तो तुमको ये निगेटिव मिल जाएगा और तुमको पता चल जाएगा कि तुम इस तरफ को पॉजिटिव मान रहे हो, फाइनल मान आ रहा माइनस, इसका मतलब जो J1 है वो किधर की तरफ लग रहा है, उल्टा लग रहा है, समझे। तो ऐसे समझो, तुम ये कंफ्यूज मत हो डायरेक्शन देखे। फिर से वही बात कि J2 निकालने के लिए मास रख दिए, फाइनल वेलोसिटी y डायरेक्शन में कितना है, ऊपर को अगर पॉजिटिव मानोगे तो नीचे वाले को माइनस रखना पड़ेगा, यानी -10 sin 60 घटे, ऊपर पहले कितना था 0, तो यहाँ पे अभी आंसर आ जाएगा निगेटिव में। तो तुम समझ जाओगे कि J2 जो है निगेटिव में, यानी किधर की तरफ लग रहा है, नीचे की तरफ लग रहा है। ये बात समझ गए। तो यहाँ से जो इस क्वेश्चन में देखोगे तो जो J1 तुमने सॉल्व किए हैं उसका मान आ गया था 5√3 गुने, नहीं J2 का माना गया था 5√3 गुने 10 के पावर -3 न्यूटन सेकेंड। J1 हमने निकाला था 15 गुने 10 के पावर -3 न्यूटन सेकेंड। तो जो मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट आएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट इम्पल्स, वो किससे होगा, तो वो होगा J बराबर J1 का स्क्वायर जोड़ J2 का स्क्वायर, 10 की पावर -3 कॉमन है बाहर ले लो, अंडर रूट J1 15 का स्क्वायर जोड़ 5√3 का स्क्वायर, जैसे गुना करोगे √3 गुणे 10 की पावर -2 न्यूटन सेकेंड, और ये है इम्पल्स। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि अलग अलग डायरेक्शन में जब वेलोसिटी चेंज हो रहा हो तब भी हम रिजल्टेंट इम्पल्स बता सकते हैं। ठीक है, तो अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा वो होगा कोलिजन का टॉपिक, जो इस चैप्टर का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है। कोलिजन से क्वेश्चन आता ही आता है। ठीक है, तो वो हमारा इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक होगा और फिर हम इस चैप्टर को कंक्लूड करेंगे। थैंक यू।